आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत के लिए ये क्लास चल रही है और हम इसमें पढ़ रहे हैं संज्ञा प्रकरण। और संज्ञा प्रकरण में हम पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और आगे हम पढ़ते हैं आपके जो है अनुनासिक संज्ञा और अनुनासिक संज्ञा। अनुनासिक संज्ञा और अनुनासिक संज्ञा क्या होती है? इसमें परिभाषा दी गई है कि मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। अनुनासिक संज्ञा और अनुनासिक संज्ञा किससे कहते हैं? दोनों में अंतर है। इसमें जो परिभाषा है कि मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा सकता है इस लाइन को लेकर के, क्योंकि सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय से जो तैयारी कर रहे हैं उसमें जो पेपर आता है पूरा संस्कृत में ही आएगा, हिंदी में तो आएगा ही नहीं। इसलिए संस्कृत टू संस्कृत आप इसको हिंदी में समझते चलिए, क्योंकि संस्कृत को हम जब तक अनुवाद करके नहीं सीखेंगे तब तक हम जो पेपर है आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय का उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो प्रश्न ऐसे बनेगा यहाँ से कि मुख नासिका वचनों का संज्ञा, इस तरह से। इसलिए ये जितने भी सूत्र हैं और सूत्रों की जो परिभाषा संस्कृत में मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। इन सभी के आप नोट्स बना सकते हो एक एक करके और अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हो। तो अनुनासिक और अनुनासिक संज्ञा क्या है? इसमें परिभाषा लिखी गई है कि मुख नासिका वचनो अनुनासिका, अर्थात इसका मतलब यह है कि जो मुख सहित नासिका वचनो, मुख सहित बोले जाने वाला वर्ण, तो क्या होता है? मुख सहित जो बोले जाने वाला वर्ण है वो तो अनुनासिक संज्ञा होता है। और जो मुख और नासिका से, मुख से और नासिका से दोनों से बोले जाने वाला जो वर्ण है वह क्या होता है? अनुनासिक होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो मुख से तो प्रत्येक वर्ण बोला जाता है, परंतु जो मुख और नासिका दोनों से बोला जाए वह अनुनासिक होता है। अब उदाहरण यहाँ पर दिया है आपका, ये वर्ग के अंतिम जो पंचम वर्ण हैं इनको क्या होता है कि इनको मुख से और नासिका दोनों से ही बोला जाता है। प्रत्याहार सूत्रों में हमने इसमें पढ़ा होगा यमंगड़नम, जो कि पंचम वर्ण है, और इसमें जो है ये अंगा या अड़य नामा, ये पंचम वर्ण जो है ये कहाँ से बोले जाएंगे आपके? ये सभी अनुनासिक वर्ण हैं। और अनुनासिक संज्ञा क्या होती है? अनुनासिक जो संज्ञा है, अनुनासिक जो संज्ञा है वो होती है जो केवल मुख से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो जो संज्ञा होती है वो अनुनासिक संज्ञा होती है। और जिन वर्णों का उच्चारण मुख से और नासिका दोनों से होता है वो अनुनासिक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकते हैं कि अनुनासिक संज्ञा और अनुनासिक संज्ञा दोनों का बहुत ही अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो अनुनासिक संज्ञा क्या है? जो मुख और नासिका वचनो अनुनासिक है, यानी मुख से और नासिका से जो वर्ण का उच्चारण किया जाता है वो क्या होती है? अनुनासिक संज्ञा होती है। और जिसका केवल मुख से ही उच्चारण हो, नासिका का कोई रोल ना हो, नासिका से कोई स्वर नहीं निकलता, वो अनुनासिक संज्ञा होती है। अगला है हमारा सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा क्या होती है? इसकी परिभाषा लिखी गई है कि तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम तालवा। इसमें जो है इसकी ये सूत्र है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, और इसकी जो पूरी परिभाषा लिखी है वो ये है कि तालवा आदिषु स्थानेषु, तालवा आदि स्थानाम अभ्यंतर प्रयत्नो च एतत् द्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मित सवर्ण संज्ञा स्यात्। इसका मतलब यह है
कि जो सवर्ण संज्ञा है वो तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र से जो है उस सवर्ण संज्ञा होती है किनकी। अब सवर्ण संज्ञा के बारे में इसमें जो है बताया रहा है कि तालु आदि स्थानाम अभ्यांतर प्रयत्न च एतत् द्वयम् यस्य येन, जिससे तुल्यम तन्मे मिथे स वर्ण संज्ञा स्यात्। इसका मतलब यह है कि तालु आदि स्थान, तालु आदि स्थान जो हमारे वर्ण हैं, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, इनका जो उच्चारण स्थान है, जो तालु आदि उच्चारण स्थान तथा अभ्यांतर प्रयत्न, ये दोनों जिस वर्ण के साथ तुल्य हो वहां वर्ण जाल परस्पर कैसा होता है, सवर्ण संज्ञक होता है। अर्थात जो तालु आदि स्थानों में तथा जो अभ्यांतर प्रयत्न है उन दोनों में जिस वर्ण के साथ तुल्य हो वह वर्ण जाल यानी अक्षर समुदाय, वर्ण जाल का मतलब जो अक्षर समूह है वो कैसा होता है, आपका सवर्ण संज्ञक होता है। तो सवर्ण संज्ञक को समझने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, आपका जो है वो उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं और अभ्यांतर प्रयत्न और प्रयत्न पढ़ने पड़ेंगे। प्रयत्न, अभ्यांतर प्रयत्न और आपके उच्चारण स्थान, इन दोनों को समझना पड़ेगा, तब जाकर के जो है ये सवर्ण संज्ञा समझ में आएगी। तो तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, इसमें परिभाषा में दिया गया तालु आदि स्थानाम अभ्यांतर प्रयत्न प्रयत्न च, तो इसमें हम तालु आदि जो वर्णों के उच्चारण स्थान है पहले उनको समझते हैं, उसके बाद में जो अभ्यांतर प्रयत्न हैं उनको हम देखेंगे कि अभ्यांतर प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आएंगे और उच्चारण स्थान में कौन कौन से कहाँ कहाँ शब्द बोले जाते हैं। तब ये आपकी जो दोनों में जब आप तुलना करते हैं और दोनों में जो तुलना करके जो वर्ण या वर्ण समूह आता है उसकी क्या होगी, आपकी सवर्ण संज्ञा होती है। क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। यहां यह बात याद रखनी है कि जब तक संपूर्ण स्थान और संपूर्ण प्रयत्न तुल्य ना हो तब तक संज्ञा नहीं होगी। कौन सी संज्ञा नहीं होगी, सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। क्या नहीं होगा, जब तक संपूर्ण स्थान और संपूर्ण प्रयत्न तुल्य ना हो तब तक क्या होगा, सवर्ण संज्ञा नहीं होगी।